लिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी राम भरोसे चल रही है और 2 लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी में हार पर कोई मंथन नहीं हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। बीजेपी से मनोज यादव हैं और हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, संजय झा का ये बयान मौजूदा वक्त में जब वक्त है केंद्र सरकार पर सवाल दागने का, अपनी ही पार्टी के मुद्दों को बाहर निकालना किस तरह से कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई को कमजोर कर सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर 2014 से लेकर अब तक बात करें, जब से हार हुई है और ऐतिहासिक हार हुई, उसके बाद से ही नेताओं के बयान और नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ के जाना, यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल में ही पार्टी छोड़कर गए और उनकी भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें थी, परेशानियां थी, सवाल थे कि मध्य प्रदेश में आखिर उनकी जगह क्या है, उनके लोगों को समायोजित कहाँ किया जाएगा। तो एक जीता हुआ स्टेट, आखिर में वहाँ सरकार गिर गई अंतर्कलह की वजह से और पार्टी को वहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वही सवाल संजय निरुपम मुंबई में लगातार पूछ रहे हैं, वही सवाल जो संजय झा पूछ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक गुट तो ये मानता ज़रूर है कि जिस तरह की कंसल्टेशन होना चाहिए, जिस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए, एंटनी कमेटी पर जिस तरह की चर्चा और कोर्स करेक्शन के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए गए। लेकिन सवाल ये है ना कि बीच बीच में कोई बोलता है। अब संजय झा जब से बोले हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतने महीनों में उनकी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई गई है, वो क्या साबित करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात वो कहते हैं। और वो कह रहे हैं पार्टी के अंदर कोई फोरम नहीं है, बिना उनसे पूछे प्रवक्ताओं को टीवी पर जाने से रोक दिया गया, वो मीडिया डिपार्टमेंट पर सवाल उठाते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ कहने से बच रही, कम से कम केंद्र के स्तर के नेताओं की मैं बात करूं। अभी कांग्रेस पार्टी तो कहने से बच रही है, लेकिन संजय झा ने क्या कहा है, आइए वो सुन लेते हैं। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, द बक स्टॉप्स एट द टॉप। और जब श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद हमारी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि आप एक नए नेता को चुनें। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हुनर, शैली, क्षमता पर किसी बहुत सारे नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में जो इस जिम्मेदारी को एक तरीके से बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि पार्टी को एक दिशा दिखा सकते हैं और कामयाब कर सकते हैं, जीत ला सकते हैं। लेकिन यदि किसी को मौका ही न मिले तब तो हम यही कह सकते हैं कि हम राम भरोसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने न्यूज 18 से बातचीत में संजय झा की हैसियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपके प्रवक्ता हैं, नेता हैं संजय झा, उनका जो है इन दिन आज एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहा है कि पार्टी में मैनर ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं। कैसे देखते थे? मुझे नहीं लगता कि संजय जी की पार्टी में कुछ बहुत ज़्यादा ये अहमियत है और उस पर कुछ टिप्पणी देने में मैं बिलीव नहीं करता। बिल्कुल, जिस तरीके से असलम से कह रहे हैं कि संजय झा की पार्टी में कोई बहुत अहमियत नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती। कैमरा स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बीजेपी से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आप लोगों को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, कहाँ तो लगातार केंद्र सरकार की खामियों को गिनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता आपको मिल गए हैं जो उन्हीं की कमियों को बता रहे हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। राहुल गांधी वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश से गई, लेकिन इंडियन नेशनल कंपनी देश में रही, जिसके सीईओ नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, इनके पिताश्री रहे राजीव गांधी जी रहे और इनकी माताश्री रही और स्वयं राहुल गांधी जी भी रहे। तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है एक परिवार। लेकिन भाजपा जहां आप देख रहे हैं, जब व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा राष्ट्र होता है। हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारे लिए पूरी पार्टी हमारा परिवार है, ये कहना मतलब किसी को आकलन लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अगला कौन बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबको पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है। हो सकता है प्रियंका वाड्रा जी बन जाए, हो सकता है प्रियंका वाड्रा जी का बेटा बने। तो ये सीईओ है, सीईओ चलाते हैं, एक परिवार के सीईओ कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की वहां पर अनदेखी हो रही है, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी हो रही है, उसका एक ही कारण है, केवल और केवल ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने 70 सालों तक देश को गुमराह किया है।
एक परिवार के सीईओ हमेशा इस कंपनी को चलाते रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये इस तरह का अंतर द्वंद केवल यहीं पर नहीं है, संजय दास का ही ये पीड़ा नहीं है। संजय निरुपम भी बार बार पीड़ा अपनी जाहिर कर चुके हैं। वहां पर देखें, राजस्थान में 2 गुट चलते हैं, एक सचिन पायलट का गुट चल रहा है, एक अशोक गहलोत का गुट चल रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरह से गुटबाजी चल रही थी, अंतर्कलह चल रहा था, सिंधिया जी आखिरकार छोड़ करके आ गए, सबसे पुराने राहुल गांधी के साथी रहे हो। वहां पर देखिए दिग्विजय जी का गुट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी तो होने का दावा इंटरनल करती डेमोक्रेसी थी, जो कि नहीं होने की बात बीजेपी कहती रही है, अब कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे नेता खुद उभर कर आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इधर संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस पर संजय झा के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस के ही एक नेता हैं संजय झा, इन दिनों ब्लॉग लिख करके कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो गतिविधि है, जो काम करने का तरीका है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और इसको कैसे देखते हैं, खास करके धीरे धीरे जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो लगातार कैडर पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहीं न कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं गतिविधियों को लेकर, चीज़ों को लेकर। मैंने संजय झा का आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अंदाज पे कह रहा हूं कि उन्हें अगर कुछ बातें कही होंगी तो निश्चित तौर पर उसको सीरियसली लेना चाहिए। कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। नए जमाने, नए रीत और नई राजनीति के हिसाब से हमको बदलना चाहिए, और जो काम करने वाले लोग हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। अगर इन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर इसकी तरफ पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे हाईकमान के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझ करके इस दिशा में कोई अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ गए। राशिद अल्वी जी, आपकी पार्टी के ही लोग बता रहे हैं कि आपके भीतर लोकतंत्र नहीं बचा है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि 2014-2019 के हार की वजह क्या है, राहुल गांधी कितना फिट नहीं बैठते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आप लोग ये कब सोचेंगे? अब ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से ही आने लगी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर किसी ने ऐसा बोला होगा, और ये कहना कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया और उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो मीटिंग हुई CWC की। उस मीटिंग के अंदर ना सोनिया गांधी थी, ना राहुल गांधी थे, और उन लोगों ने कहा कि आप लोग तय कर लो कि कौन होना चाहिए। घंटों की बहस के बाद फिर यह तय हुआ कि नहीं, सोनिया जी को ही दोबारा इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो अगर इनर डेमोक्रेसी ना होती तो ये सब कुछ कैसे होता? और जो लोग ये बोल रहे हैं कि इनर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर इनर डेमोक्रेसी नहीं है तो वो बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है, यहाँ पे लोग हिमायत में भी बोलते हैं, मुखालफत में भी बोलते हैं, अपनी अपनी राय सब रखते हैं। लेकिन राशिद जी 2014 के चुनाव के हार लोकसभा के और 2019 के हार, एंटनी रिपोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन इन दोनों ही लोकसभा चुनावों के हार के बाद आप लोगों ने क्या कड़े फैसले लिए, जो फैसले दिखते भी हों कांग्रेस पार्टी में? ये आरोप बीजेपी के नहीं है, ये संजय झा आपकी पार्टी के हैं, संजय निरुपम आपकी पार्टी के हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और होता तो शायद दिखता। देखिए, मैं किसी अपने नेता की कही हुई बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए कि हम चुनाव हारे, अभी 1 ही साल तो हुआ है पार्लियामेंट का चुनाव हारे। उसके बाद हम हरियाणा में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, झारखंड महाराष्ट्र में कोalition बना, और आज देश के अंदर भारत सरकार ऐसी सरकार है कि जो सरकारों को गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती है। CBI करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है, ED को दबाव डालती है, खरीद और फरोख्त करती है। गुजरात में क्या हो रहा है? MLAs को खरीदा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ है? ये सारा मीडिया के सामने हमारे मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली आज पहले एक दूरदर्शन होता था जो सरकार की बात करता था, आज तो 90% चैनल्स दूरदर्शन बन गए हैं।
मोदी की बात ही करते हैं, बाकी की बात ही नहीं करते। कोई सवाल नहीं करने को तैयार भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी से। जो भी सवाल किए जाते हैं विपक्ष से किए जाते हैं, कमियां निकाली जाती हैं विपक्ष की निकाली जाती हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों के बारे में मीडिया क्या बोल रहा है, आप मुझे बताइए। आज कोरोना चल रहा है, राशिद जी, सिर्फ जी राशिद एक जी, मिनट बात खत्म मुझे कर रहा बाकियों हूं। का तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सवाल उठाए गए हों कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनरेगा के एग्जीक्यूशन को लेकर, वो भी हमने दिखाया। आज ही की मैं बात कर रही हूँ, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ। चाहे राहुल गांधी ने चाइना का मसला उठाया, मुझे यहाँ पर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही कोई आवाज आएगी तो इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हो उस पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप जवाब दें। वो आपकी इच्छा है कि आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपके चैनल का नाम नहीं लिया, मैंने इसीलिए 90% चैनल कहे। जो अपनी राय ईमानदारी से रखते हैं वो 10% के अंदर अपने आप को शामिल करें। और जो इनर डेमोक्रेसी की बात आप कर रही हैं, जिन नेताओं ने ये बयान दिया है, अगर इनर डेमोक्रेसी ना होती तो उन्हें पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनर डेमोक्रेसी है इसीलिए उनको अपनी बात ही रखने दी जा रही है और उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन ये भी पार्टी से आवाज आ रही है कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो अगर कोई पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो सीधे ही उसे उसकी हैसियत ना होने देने की बात कह देना काफी है? क्या ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना नहीं है? बने रहेगा राशिद जी आप हमारे साथ। इधर कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है और संजय झा ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक अखबार को लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस इस संगठन में सुधार नहीं किया तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। मैंने जो लेख लिखा था इसीलिए लिखा था क्योंकि देखिए हम 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं और आज भी उसके बारे में एक विस्तार से कोई मैं समझता हूँ समीक्षा या विश्लेषण नहीं हुआ है। और यदि हम अपनी कमजोरी के बारे में यदि हम चर्चा न करें, क्योंकि देखिए हमेशा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में ये उनका एक ये रणनीति है, उनका ये एक तरीका है, वो उनके पास ढेर सारे पैसे हैं या मोदी जी के प्रचार के कारण वो जीतते हैं, उससे हमारे पार्टी में कोई उसका असर नहीं होने वाला है। हमारी जो परेशानी है, जो समस्या है, जिसका समाधान ढूंढना हमारी जिम्मेवारी है। इधर बीजेपी ने कहा है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी पार्टी का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। आज फिर से एक बार कांग्रेस कटघरे में खड़ी है और कटघरे में खड़े करने वाले वो लोग हैं जो आज तक उनकी रक्षा करते थे। आपने देखा होगा संजय झा जी जो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या कहा, वही कहा जो कल तक हमने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नड्डा जी ने कहा था, या हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि वो उनका लीडरशिप में प्रॉब्लम है, उनकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है और उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके अपने लोग। उस बात को ही दोहराया संजय झा जी ने, लेकिन जब हमने कहा था तो उन्होंने कहा कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी उनके सामने रखा गया और साफ हो गया है। संजय झा का ये कहना कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, दिल्ली से ही सब कुछ होता है, हाईकमान कल्चर है, एकदम सही है। जो बातें देश में मीडिया के जरिए और विपक्षी दल के जरिए कही जाती थी, उस घुटन को कांग्रेस के अंदर उनके तर्जमान, उनके प्रवक्ता, उनके स्पोक्स पर्सन भी महसूस कर रहे हैं और इसलिए संजय झा ने जो बात कही है वो 100% सही है। राशिद जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है आपने बीजेपी को? आप लगातार केंद्र सरकार को मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही आपके भीतर से आवाजें आ जाती हैं और फिर जब ऐसी आवाजें आती हैं तो एक तरफ से आप ही के लोग कह देते हैं कि इन लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में। नहीं, मैंने आपसे एक बार नहीं कहा कि किसी की हैसियत है कि नहीं है। नहीं, असलम शेख ने अभी हमसे बात की थी थोड़ी देर पहले राशिद जी, उन्होंने कहा कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरी बात सुनिए, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं संजय झा जी से ये जरूर कहूंगा कि पार्टी को मजबूत इस तरह नहीं किया जा सकता कि मीडिया में बयान दिया जाए। आज उनके साथ बीजेपी के सारे नेता ये बयानात मैं सुन रहा हूँ और मुझे तकलीफ भी हो रही है। पार्टी के अंदर कहना चाहिए, पार्टी के बाहर पार्टी, हमारे अंदर कमियां हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं, तभी तो हम चुनाव हारे हैं। लेकिन जो कमियां हैं वो पार्टी के अंदर उठाएंगे, पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई कमी है, अगर हम मीडिया में जाते हैं तो हम पार्टी को कमजोर करते हैं।
इसलिए आज उन्होंने एक बयान दिया और बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े हो गए। तो इस तरह तो कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती ना, कांग्रेस तो इससे कमजोर होगी। तो ये बात तो हम सबको समझने की जरूरत है कि पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी देश की जरूरत है। हम सत्ता में आए या सत्ता में ना आए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में राशिद जी कह रहे हैं भले ही पार्टी से इस तरह की आवाजें उठ रही हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है देश को। देखिए प्रीति जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कोरोना काल में हमने देखा है कि किस तरह से इन्होंने अच्छे विपक्ष की रचनात्मक भूमिका को नहीं निभाया। बार बार राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा को कोरोना काल में एक लॉन्च पैड बना करके उनको उस मिसाइल को दागने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मिसाइल फेल हो गई। और जहां तक राशिद अल्वी जी आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और बाह्य लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बाह्य लोकतंत्र की करने वाले आप जी मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो बात आप कह रहे हैं इसको शायद सुन भी रहे हैं राशिद अल्वी जी, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर मैनेजमेंट करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, ताकि इस तरह की अंदरूनी कलह की बातें, इंटरनल डेमोक्रेसी पर जो सवाल उठाए जाते हैं वो बातें सिर्फ पार्टी के भीतर ही रहे, क्योंकि इस तरह से बाहर आएंगे तो खुद ही राशिद जी कह रहे हैं कि ऐसे तो कमजोर होगी लड़ाई, मजबूत नहीं होगी। अरुण, आपसे भी हम आगे जुड़ते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये जानकारी जैसे ही सामने आई तो दिल्ली में एक्शन शुरू हो गया। एक्शन इस लिहाज से कि कल कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और कैबिनेट मीटिंग के जो सदस्य थे उनको भी कहा गया कि आप सेल्फ क्वारंटीन रहिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, और पूरी हिदायत को अमल में लाने की कोशिश करिए। हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये खबर आ रही है कि अरविंद जी की तबीयत थोड़ी नासाज है, कल वो कोरोना टेस्ट भी करवाएंगे, क्या जानकारी अब तक आपको मिल पाई है? देखिए, कल दोपहर से उनकी तबीयत ख़राब है और बुखार और गले में दर्द की शिकायत है। इसकी वजह से उन्होंने कल से अपनी बैठकें भी कैंसिल कर दी और खुद को आइसोलेट रखा है घर में, क्योंकि उनके 2 बुज़ुर्ग माता पिता भी हैं और कल उनकी टेस्टिंग होगी, कोरोना की टेस्टिंग होगी। प्रभु से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक निकले। इस बीच उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार, चाहे एलजी साहब के साथ मीटिंग हो या सचिवालय जाना हो, या मतलब जो उनसे जो बन सकता था वो उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। लेकिन खुद भी वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं और ये बुखार और गले में दर्द की जो शिकायत कल से है, इसको लेके डॉक्टर्स की सलाह यही है कि अभी खुद को आइसोलेट रखें, और उसके आधार पर उन्होंने आइसोलेट भी किया है। कल उनकी जांच होगी। रायपुर के बिरगांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर के जमकर लाठी बरसाने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल कल सुबह एक कोरोना संदिग्ध की बिरगांव में मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी है। एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की। पुलिस अधिकारी नितिन उपाध्याय के लाठियां भाजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में नितिन उपाध्याय बेदर्दी से लोगों को पीटते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसएसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारी की पिटाई के वीडियो को रिट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये अमानवीय है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रायपुर में उरला थाने के टीआई नितिन उपाध्याय द्वारा कंटेनमेंट जोन में बेरहमी से लोगों की पिटाई करने के मामले में टीआई को छुट्टी पर भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। अनलॉक 1 में और छूट मिलने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान एक्टर करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी अपने बेटे तैमूर के साथ मरीन ड्राइव पर पहुंचे। तभी एक राहगीर ने सेलिब्रिटी जोड़ी को टोकते हुए बच्चों को बाहर न लाने की हिदायत दी। तो मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें, जहां पर करीना कपूर खान और साथ ही उनके पति सैफ अली खान पहुंचे अपने बेटे के साथ। दूसरी तस्वीर मुंबई में आम लोगों की है। मरीन ड्राइव पर लोग मास्क लगाए हुए तो दिखे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। घूमने और टहलने आए लोग यहां चाय पार्टी करते भी दिखाई दिए। लोगों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया।
तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अनलॉक 1 में कुछ और रियायतों के बाद ओडिशा के ढेंकानाल में एक ट्रेनी विमान क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक महिला ट्रेनी पायलट और उसके इंस्ट्रक्टर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा कैसे हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तकनीकी खराबी इसकी वजह हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार सुबह शुरू हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल ने 4 और आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 9 आतंकियों को ढेर किया गया। शोपियां के पिंजूरा गांव में चल रहा ऑपरेशन भी अब पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के 4 जवान भी घायल हुए हैं। इससे पहले कल सुरक्षा बल ने हिजब के 5 आतंकियों को मार गिराया था। इन मारे गए 5 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। वो 2 हफ्ते पहले कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया था। I want to congratulate the team which is sitting here along with the police for having done an excellent job in the last 24 hours in which we have been able to neutralize 9 terrorists in the 24-hour period. The highlight of course is that it was with minimal/no collateral damage both to property as well as to the population in the vicinity. अभी कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिंजूरा गांव में एक घर पे कॉर्डन किया। कॉर्डन करते वक्त वहाँ फायरिंग हुई और उसके जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट मारे गए। सर, उनके नाम और पहचान और क्या किसी अभी उनकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में असला और एम्युनिशन मिला है। पाकिस्तान के बीकानेर से ये खबर है, जहां पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहां भारतीय सेना, यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के 2 जासूसों को पकड़ने में कामयाब हो गई है। दोनों पर सेना के ठिकानों की सूचना एसआई को भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से इस इलाके में सेना की हलचल की जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। पकड़े गए दोनों जासूसों को जयपुर लाया जा रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों से पूछताछ करेंगी।